नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न आप छोड़ना मत और इसका फायदा आपको आने वाली परीक्षा में जरूर मिलेगा। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है बिल्कुल फ्री में, पूरी डिटेलिंग के साथ, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई, लेखपाल भर्ती और आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, सीटेट और जो सुपरटेट परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? केवल राज्य के निर्देशक तत्व, यानी कि विकल्प ए सही है, लेकिन विकल्प बी भी सही है, यानी कि हम ऑप्शन सी को लेंगे अपना सही जवाब, ए और बी दोनों। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की धारा 48A के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है और इसे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें पैरा जी के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण की बात भी कही गई है। तो यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी को हम अपना उत्तर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 3 विकल्प दिए गए हैं। 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। फिलहाल यहाँ पर सही जवाब केवल तीसरा है, यानी कि विकल्प डी को हम अपना आंसर मानेंगे। तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 243 डी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 1/3, ठीक है, 1/3 नॉट 50%। और यह आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कुल 1/3 स्थानों में सम्मिलित होगा। ग्राम सभा किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय होता है। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा जो कि 15 दिसंबर को हुई थी, उस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया था। अच्छा, बताइए कि किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड राइस, आइवर जेनिक्स, H.J. लास्की या फिर K.C. वियर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन K.C. वियर का है। अब यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है और आपको जो कूट के अनुसार अपना जो है उत्तर देना है। फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं, कथन देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ये भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की पूरी व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प ए है ये बिल्कुल सही जवाब बनेगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी की तो 26 जनवरी होती है, यानी कि गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर होता है, यानी कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 21 अप्रैल के बारे में आप जानते ही हैं, बचता यहाँ पर 24 अप्रैल। तो सही जवाब है हमारा 24 अप्रैल। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि नए पंचायती राज अधिनियम जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 24 अप्रैल 1994 से ही पूरे भारत के राज्य में लागू हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई किस अनुच्छेद के माध्यम से, ये क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब क्या बनेगा? अनुच्छेद 38 या फिर 39A या 45 या 43A। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं। यह लागू नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, इसे आप लागू नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 आर्टिकल 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? सही जवाब है कानून द्वारा संसद। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आपको ये भी बता दें कि संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? क्वेश्चन समझ गए आप? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330, 332, 222 या फिर 345? सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना? सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन बी है, कानून द्वारा संसद। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की कुल संख्या कितनी है? जजों की कुल संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश को जोड़ते हुए आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का जो अधिकार है उसको संरक्षण प्रदान करता है? सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन डी होगा, यानी कि अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जिसको आप ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। याद रखना इसको, अनुच्छेद 123। आपको ये पता होना चाहिए कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है, और उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। लेकिन दो बातें और भी हैं कि अगले 6 सप्ताह के अंदर इसे संसद के द्वारा अप्रूव करना जरूरी है, और संसद की अगली बैठक जो है वो 6 माह के अंदर होनी चाहिए। अगर इनमें से ए भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो ये जो अध्यादेश है वो अपने आप खत्म हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79(1)? सही जवाब जी हाँ बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 75 का तीसरा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र, जैसा कि आप देखते होंगे राजस्थान में जो वैकेंसी आती है तो वहां पर कुछ सीटें जो रहती हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित की जाती है, छूट दी जाती है उनको। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सही जवाब क्या बनेगा? अनुच्छेद 244, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अच्छा, आपको ये भी बता दें कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 में उपरोक्त प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये बात अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 248 में क्या कहा गया है? ये कहा गया कि विधि निर्माण की जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केवल संसद में ही निहित होंगी। तो ये तीनों जो अनुच्छेद हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट लेना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? अनुच्छेद 81(1) नहीं, अनुच्छेद 79(1) नहीं, अनुच्छेद 75(1) जी हाँ, अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत यह बात कही गई है। अब तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 80(1) में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81(a) में जो लोकसभा है उसकी संरचना के बारे में बताया गया। तो ये दोनों अनुच्छेद भी काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? नहीं, यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार उन्हें अपनी विरासत का संरक्षण करने और उसे भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हुए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार रक्षा का उपाय प्रदान करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? सही जवाब इसका क्या बनेगा? 131। कितना? 131। आपको बता दें कि नए परिसीमन के बाद, ये 2018 के बाद की अपडेट है, तो नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों में 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। टोटल कितना हो गया? 131। ये बात अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 नियत थी, जो अब बढ़कर 552 हो गई है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में यह 245 है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी। 1,20,000 से ज्यादा शब्द हैं इसमें। और ये भी आपको बता दें कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल 1,20,000 शब्दों का प्रयोग हुआ था। ये मूल रूप में था तब की बात हो रही है। वर्तमान समय में संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं और कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि जीवी मावलंकर। याद रखिएगा इसको। और प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो तो श्री जीवी मावलंकर जी थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन सी यानी कि एम अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि छठी अनुसूची। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 में क से लेकर यहाँ पर ड तक का प्रावधान जो है वो कवर करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है और इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी यानी कि पंचायत। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि पंचायत। तो 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992-1993 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ये भी याद रखना। जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ी गई थी।
इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 में क से लेकर ड़ तक जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, उसकी सुरक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? और इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। याद रखना, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 50 के बारे में आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 50 है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? जब कोई नया राज्य बनाया जाता है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि पहली अनुसूची। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि 5 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में किए गए हैं। ये भी आप बिल्कुल याद रखना। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ या फिर प्रबल एकात्मक आधार के साथ? सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत की, पेश की? सही जवाब क्या बनेगा? जी हां, ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब किसका क्या बनेगा? जी हां, ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड। ठीक है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। सही जवाब जी हां, ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान भी माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही जवाब है इसका 42वां, जो कि हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, जिसे आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर लगातार बने रहिए और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस लेकर लगातार आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।